आप जानते हैं सब लोग कि आज जो हमारे लाइव सेशन है वो बहुत ही अहमियत का। बहुत आदाब जतिन भाई, आदाब, आप कैसे मिजाज हैं? आदाब आदाब। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। कैसे हैं आप अजहर भाई? मेरे लिए ये एक ऐसा खुशगवार लम्हा है जिसके बारे में मेरा ख्याल है लफ्जों में बयान करना काफी मुश्किल काम है। और आपका आपका हमारे साथ होना मतलब हमारे लिए, हम सब के लिए एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा हमेशा हमें मतलब याद रहेगा। बेइंतहा शुक्रिया, बेहद शुक्रिया जतिन भाई कि आपने अपने मसरूफ तरीन औकात से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, ये तो होना ही था। पहले तो आपकी रिक्वेस्ट थी और मैं खुद भी चाह रहा था कि आपके साथ एक ऐसा मोमेंट जरूर आए जहां पे आप सवालों की जो है झड़ी लगाएं और मैं जवाब दूं। तो वो होना था और वो आज तय पाया था, तो आज हो रहा है। तो मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। और आपके पेज से सभी लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूं। तो सबसे पहले तो सबको तहे दिल से हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब। और आइए शुरू करते हैं आज के सवालों और जवाबों का जरूर जरूर सिलसिला। जरूर, इंशाल्लाह जी देखिए, एक बेहतरीन अदाकार का जादू यही होता है कि वो अपने किरदार को अपनी जात में इस शिद्दत के साथ महसूस करने लगता है कि वो जो उसकी हकीकी शख्सियत होती है, वो जो उसका ओन एक पर्सनैलिटी होती है, उस तक को भूल जाता है जब वो अपने किरदार में समाता है, अपने किरदार को जीने लगता है। तो क्योंकि मैं तो आपको थिएटर के दौर से, जब आप श्रीराम सेंटर में या एसआरसी वगैरह में या एलटीजी में आपके प्लेस हमने देखे हैं, तो हमने तो उसी वक्त महसूस किया था कि आपकी अदाकारी को, आपकी अदाकारी का जो जादू था और जो ऑडियंस पे रहा करता था, वो कमाल जी था। बड़ी जी खुशगवार चीजें हुआ करती थी उस वक्त। और जैसे जैसे जी। आपकी कामयाबी को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब आपके साथ चल रहे हो उस सफर पे, उस कामयाबी के सफर पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी। तो इस पे बस एक छोटी सी बात ऐड करता चलूंगा। मैंने हमेशा से ये पाया है कि ये मैं नहीं हूं जो कर पा रहा है। मतलब ये प्यार भी है लोगों का जिन्होंने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा जितना क्रेडिट है अपने काम में, उससे ज्यादा क्रेडिट लोगों का भी है कि उन्होंने काम को देखा, सराहा, पसंद किया। इसीलिए आज जो भी है ऊपर वाले के करम से वो जी। इंजॉय कर रहा हूँ मैं उसको। जी क्या बात है। जतिन भाई, मौजूदा वक्त में जतिन सरना किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जतिन को जतिन सरना बनाने में जिस माहौल का, जिस परिवेश का और जिन लोगों का हाथ रहा, जिन जी लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने आपको मोहब्बतों से नवाजा, और आज आप जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं जिनकी वजह से, तो जी। मैं चाहता हूं कि क्यों ना उन्हीं लोगों के जिक्र से इसकी शुरुआत की जाए। बहुत बहुत ही सही बात कही है। और बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अकेला तो नहीं कुछ भी कर पाता है। क्योंकि मैंने जी। जो महसूस करी है, सबसे अहम चीज वो ये थी कि अगर सपोर्ट ना हो तो आदमी कमजोर पड़ जाता है। और हो सकता है ऐसा दौर भी आए कि आप जो करना चाहते हैं, जो पाना पाना चाहते हैं, उसको शायद हालातों के चलते ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जी। मेरे साथ जो साथ रहा, सबसे पहले वो मेरी माता पिता में से माँ का रहा। जी। उन्होंने मुझे अच्छा। सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब उसे कहते हैं ना, फाइटिंग ऑल दी ऑड्स। हमारी जॉइंट फैमिली जी। थी, तो बहुत सारी चीजों की पाबंदी थी। बहुत खुलकर अच्छा। जीने का ऐसा मौका नहीं मिला। क्योंकि ये चीज पिताजी को पसंद नहीं है, वो ताया जी को पसंद नहीं है, दादाजी इस बात पे गुस्सा होंगे, दादी इस बात पे खफा हो जाएंगी, चाची बोलेगी नहीं, भाइयों को ये होगा। तो ये सारी चीजों को से लड़ते हुए, उन पे पर्दा डालते हुए, मेरी गलतियों पे, चीजों पे, मेरी माँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह आगे रही, जिसने मुझे एक्चुअली में पर जिसे कहते हैं ना, पर दिए पे उड़। और मुझे ऐसा क्या लगता बात है है। कि उसी में मेरे पिताजी का भी उतना ही रोल है। क्योंकि मेरे पिताजी कई ऐसी चीजें थी जो अपने जीवन में करना चाहते थे। जैसे उनको बाहर फॉरेन कंट्री घूमने का बड़ा शौक था। और उनका जी। तो ये भी अभी तक चाम है, और वो चाहते हैं कि वो
कनाडा जाके शिफ्ट हो जाए, मतलब उनका ऐसा ऐसा कुछ कुछ था। और अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ख्वाब जी। मैंने पिताजी के अपने जिए, पूरे किए। और माँ तो बड़ी सेल्फलेस थी, उसने तो अपना न्यौछावर करके सब कुछ दे दिया कि तू कर जो कर सकता जी। है। तो माता पिता का हाँ, बहुत अहम रोल रहा है मुझे शिप अप करने में। और फैमिली के और भी मेंबरान रहे हैं जिन्होंने गाहे बगाहे मुझे पुश किया है मुझे। जैसा कि मेरे चाचा का रोल इसमें बहुत अहम है, जिससे पूरा अच्छा। परिवार डरा करता था, मतलब पूरे परिवार का मतलब पूरा परिवार डरा करता था। उन्होंने ही मुझे पहली बार वो कटिंग दी थी, जिस कटिंग को मैं लेकर के श्री राम सेंटर पहुंचा था एडमिशन के लिए। तो ऐसे बड़े क्या? सारे वो रहे साथ के दोस्त जो थे गली के, जिन्होंने मुझे जी। हमेशा पुश किया। तो रामलीला होती थी तो उन्होंने बड़ा पुश किया कि जी। डांस कर, स्टेज पे चढ़ के ड्रामा कर। उनको बड़ा मजा आता था ना, ये नकलें उतारता है लोगों की, एक्टिंग करता है, कुछ ना कुछ जी। खुराफात करता रहता है, स्टंट करता है। तो उन सबका बड़ा हाथ रहा। और उन लोगों का सबसे ज्यादा हाथ रहा जिन्होंने मुझे उस वक्त ये एहसास दिलाया और दिलाते रहे लगातार कि मैं कुछ नहीं। क्या और बात है। उन्होंने मुझे लगातार उस जगह पे रखा। और ये मैं स्कूल के अपने दौर की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल जाता था। तो जी। पढ़ाई में नालायक तो था, गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी। लेकिन एक वो जी। होता है ना कि आप पढ़े लिखने वाले लोगों के स्क्वाड में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा साइड लाइन हाँ कर दिया हाँ हाँ, जाता है। तो एक बिल्कुल। कसक रहती है कि यार बैक बेंच पे बैठना पड़ता है, चाहे वो अपने ही करम है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं हाँ तो बैक हाँ। बेंच पे ही बैठना पड़ेगा। बट वो हमेशा जी। रहता था कि एक दिल में आ चुका था बहुत पहले, आई हम्म। विल प्रूव माई सेल्फ, मैं वो करके दिखाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। एंड वो दिन आएगा जब आप सब मुझसे मुतासिर होंगे और मैं ऐसा एक काम करूंगा जो मुझे पसंद है, और आप लोग फिर कहेंगे अरे यार ये तो हमारा दोस्त है, अरे यार ये तो क्या बात। हमारा जानकार है। तो उन लोगों का बिल्कुल। बड़ा हाथ रहा जिन्होंने ना कहा मुझे, जिन्होंने नकारा, जिन्होंने मुझे इग्नोर किया। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं मेरे नहीं, टीचर्स। ये बहुत ही एक खुशगवार लम्हा होता है जब हम ये कहते हैं कि यार मैं तो जतिन भाई के साथ रहा हूँ यार, वो तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं जी जतिन जी सरना। जी और जब आपका कहीं जी जिक्र आता है कि रगारी के बारे में या कोई आपकी फिल्म आ रही होती है, तो हम जी, कहते हैं यार ये तो बिल्कुल मतलब हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब के बिल्कुल इंसान हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जो ये फख्र करने का लम्हा जो आपने दिया है हम लोगों को, तो वाकई जी, मतलब उसका कोई बदल नहीं हो सकता। शुक्रिया शुक्रिया। अभी तो बहुत मराहिल तय करने बाकी है, अभी तो इंशाल्लाह। बैट लेके सिर्फ ग्राउंड में एंट्री ली है। क्या बात अभी है, तो इनिंग्स इंशाल्लाह खेलना इंशाल्लाह बाकी है। जरूर। अच्छा जतिन भाई, एक दौर था जब आप सुबह घर से मतलब सोकर उठा करते थे, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, और फिर मम्मी ने एक लंच बॉक्स पैक करके आपको दिया और आप घर से निकला करते थे बिल्कुल इस तरह जैसे ऑफिस जा रहे हो। अच्छा, जी जी जी। और फिर आप मंडी हाउस आया करते थे, श्री राम सेंटर के साथ जस्ट अपोजिट जो पेड़ है, उस पेड़ के तने से लगकर बैठ जाया करते थे। और उफ, फिर लंच का वक्त हुआ करता था तो लंच कर लिया, और फिर शाम में जब ऑफिस बंद होने का वक्त हुआ तो आप उठकर वो खाली लंच बॉक्स लेके घर चले गए। तो ये जी एक बिल्कुल। तवील अरसे तक ये सिलसिला आपका रहा। तो इस जी बारे में कुछ बताएं कि मम्मी को कैसा महसूस हुआ करता था कि बच्चा जा रहा है, सुबह शाम को आ रहा है। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था श्री राम सेंटर में, ये 2006 की बात है। तो जी। 2006 से जो 8 का दौर था, 2 साल का एक्टिंग कोर्स का दौर था। तो उस वक्त जी। तो ऐसा था कि मैं पिताजी के साथ उनकी दुकान पे बैठा करता था। आज अच्छा। कृष्ण नगर लाल क्वार्टर में उनकी दुकान है मेरे पिताजी की, तो वहां मैं बैठा करता था। तो 2006 मतलब पहले एक साल में जैसे मैं सुबह दुकान पे जाता था और दोपहर तक उनके साथ रहता था, फिर दोपहर को मैं बस पकड़ के श्री राम सेंटर मंडी हाउस आ जाया करता था। और फिर शाम को हमारी क्लास होती थी 5 से 7 8, तो फिर वहां रहना, फिर जी। वहां से बस पकड़ के वापस आ जाना। एक साल तक कोर्स के ये चला। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया कि यहाँ समय देना पड़ेगा, क्योंकि फिर सेकेंड जी। ईयर में क्या होता है ना, नाटक शुरू हो जाते हैं, फिर तैयारी बिल्कुल। शुरू हो जाती है, आप रोल की तैयारी कर रहे हैं। फिर उस हवा में रहने की आदत पड़ गई, उस आबो हवा में, उस परिवेश में, उस पूरे एनवायरनमेंट में। एक ऐसा जादू है मंडी हाउस के कि वो आपको बिल्कुल। मैग्नेट, चुंबक की तरह खींच लेता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद
करीबन 3 साढ़े 3 साल तक मैंने श्रीराम सेंटर में नौकरी करी एज एन एक्टर, अच्छा प्रोफेशनल अच्छा। आर्टिस्ट। नौकरी जब मैं करता रहा तो मुझे एहसास हुआ एक पल के बाद, मैं कुछ फिल्में भी कर रहा था दिल्ली में रहते हुए, बॉम्बे जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो दिल्ली में जो भी छोटा मोटा काम आ रहा था मैं उसे लग के कर रहा था, और यही आस थी कि एक दिन बड़ा काम आएगा, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा और यही डायरेक्टर इनमें से कोई मुझे बड़ी अपनी नेक्स्ट फिल्म में काम देगा। और क्योंकि ऐसा हो रहा बिल्कुल। था कि मैं जिन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था वो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, तो मुझे पूरी ठीक है। आशा थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर हुआ ये कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ना एक सिक्योर जगह हो गई है ये, वहां पे मैं एक तरह से दामाद था कि दामाद जी सुबह 10 बजे आएंगे, दफ्तर में नौकरी होगी, बिल्कुल। नाटक करेंगे, मेन रोल करेंगे, और शाम को 5 बजे चले जाएंगे, फिर 6-7 बजे तक बाहर निकले तो गप्पे हाँक ली, यार दोस्तों से बात हो गई। फिर मुझे फैसला करना पड़ा कि अब मुझे इस स्पेस से निकलना है। तो जब मैंने वो हम्म। फैसला लिया तब मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहर जी निकलते ही ना तो मेरे पास काम था ना मेरे पास पैसा था, क्योंकि मैं अपने पिताजी से पैसे लेता नहीं था। जी। अब सुबह निकलने का कोई मोटिव नहीं है, सुबह कहाँ हम्म। जाना आपने, क्योंकि नौकरी तो खत्म हो चुकी है। ना तो जी मैं कोई सीरियल कर रहा था ना कोई फिल्म कर रहा था, क्योंकि सब ढूंढना जी पड़ता था, कास्टिंग के झमेले, कास्टिंग तब उतना दिल्ली में था नहीं कुछ, और दिल्ली छोड़ नहीं जी। सकते हैं। तो मैंने करीबन करीबन, यकीन जानिएगा, करीबन 4 साल तक 5 साल तक मैंने अपने घर वालों को इस धोखे में रखा है कि मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूं। और एक अच्छा। दौर तो ये आ गया था कि माँ को ऐसा लगता था कि ये वहां प्रोफेसर लग गया है, एक्टिंग का प्रोफेसर लग गया और ये पढ़ाता है। तो ये धोखे में वो रही, और आज तक जब भी, अब उनको थोड़ा सा पता लग गया है कि ये वहां बैठता है जाके अड्डेबाजी करता है, इसका कोई जी नौकरी वोकरी है नहीं। लेकिन मैंने जी। करीबन 4 साल तक उनको उसमें रखा, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि डब्बा पैक होके मिलता था खाना, और मेरा जहां तक ख्याल है मंडी हाउस में मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरी माँ के हाथ का खाना खाया हुआ है। क्या बात। और क्या बात। मैं यही, मुझे बोलते थे अरे यार वाह क्या खाना, मैं बोलता था मेरी माँ को दुआएं दो भाई, कि उनके हाथ का हाँ। खाना है, और मैं ज्यादा जी पैक करा के भी ले जाता था खाना। तो ये सिलसिला चलता रहा, और फिर फैसला करना था कि अब ये धोखा ज्यादा देर तक आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो हाँ राजा बाबू की तरह तैयार हो जाते हो। मेरे पास मेरी रेड बुलेट है दिल्ली हाँ में, हाँ। वो बुलेट में उठाता था, पानी की बोतल, खाने का डब्बा। सुबह 11 बजे आप निकल गए हैं, और 11 बजे आकर के आप यकीन जानिएगा उस पेड़ के पास आके बैठना, और लिटरली हम ऐसा करते थे कि जैसे शटर हमने खोला है अपने ऑफिस का, धूप अगरबत्ती यहाँ की जाएगी, यहाँ बैठा जाएगा, चाय पी जाएगी, और फिर बिल्कुल जैसे दिन के जो पहर गुजरते हैं उस पहर के साथ काम होगा। दोपहर को खाना खाना है, फिर शाम की एक चाय है, फिर यार दोस्त आ जाते हम्म। थे, फिर वही गप्पे चल रही हैं, एक्टिंग पे बातें हो रही हैं। और कई बार तो पुलिस वगैरह भी आ गई वहां पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जोर जोर से गाने गाया करता था, नौकरी जी थी नहीं, निकाल दिया था। तो वो दौर था जब गाने गाने का वो भूत सवार हुआ, तो गाने गाते थे और पुलिस वाले जी। आ जाते थे पकड़ने के लिए। तो ये एक अरसा बीता, और लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। कुछ लोगों क्या से बात। मुलाकातें हुई जिन्होंने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। और मेरे ऐसे दोस्त यार आप सब जानते हैं, करीबी जितने भी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त हैं, किसी एक का नाम लूंगा तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। हाँ जाहिर सी बहुत बात है सारे बिल्कुल। लोग थे जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते थे, वो फाइनेंशियली कर रहे थे, और जो मॉरल सपोर्ट के लिए आते थे वो मॉरली सपोर्ट कर रहे थे। तो सबका बहुत सपोर्ट था। पैसे थे नहीं, लेकिन ना कभी चाय पीने में दिक्कत आई ना कभी खाना खाने में दिक्कत आई, सबने बड़ा साथ दिया। क्या बात। जतिन भाई मुझे एक वाकया याद आता है आपका कि एक बार पैसे नहीं थे पास में, तो जी आप घर में जो एक छोटा मंदिर लगा हुआ है हाँ 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 आपके, तो वहां जी। से 100 रुपए लेके आए थे और कहा था मम्मी मैं बाद में रख दूंगा इसके। अरे अरे अरे, ये बात कहाँ से निकाल दिया आपने। तो बिल्कुल ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है। अच्छा। और मैं, जी जी बिल्कुल, क्योंकि क्या था ना कि पैसे की तंगी बड़ी रही परिवार में, कर्ज में काफी डूबे रहे, और जी तो कमाते नहीं है, तो अब कैसे कैसे वो बनाना है ना, पूरा स्कीम बनानी है, क्योंकि जी जी। आप तो बिना खाए पिए चले जाओगे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल बिल्कुल नहीं डलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो बिल्कुल बस वो बिल्कुल।
45-50 रुपए उस पेट्रोल के लिए चाहिए होते थे। और मैं मम्मी को स्पेशली कहता था कि मम्मी 100 रुपए दे दो और मैं हाँ आपको लौटा दूंगा। और जी वो भी उस बेचारी के पास अपना पर्सनल उतना नहीं होता था, तो वो यही कहती थी, वो बता के जता के कि मंदिर के जी ये पैसे हैं, ये जी। तुझे दे रही हूं, ये मंदिर में ही रख देना, मेरे हाथ में मत देना, मंदिर में ही रख देना। और उसका ये भी होता था ऊपर से 10 रुपए अलग रखना। क्या तो बात ऐसे कई बार किया है। पैसे लेकर गया हूं मंदिर से, चुपके से मम्मी के पर्स में से 10 रुपए निकाल लिए है। या कुछ कर लिया। क्या तो ऐसा कई बार हुआ है, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छा, कमाल की बात। और जब पैसे आए तो फिर शॉपिंग को लेकर आपका जो जुनून, जो शौक था, वो जुनून की हद तक पहुंच गया। अरे मैं, जी आप पहले आप कंप्लीट करिए अपना हाँ, तो सवाल। अक्सर अक्सर दोस्त बताते हैं कि आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इतना खरीद लाते हैं कि उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, और वो रखा रह जाता है। बाज़ औक़ात तो जो आपकी शर्ट्स हैं, जो आपके ट्राउजर्स हैं, वो आप पहनते भी नहीं है और इतना ले आते हैं। और अक्सर इस बारे में ना मम्मी की डांट भी पड़ती है आपको। अरे अरे, ये अजहर भाई कहाँ से आपने, कहाँ से ये पूरा रिसर्च कर डाली? ये वाकई सवाल किसी ने नहीं पूछे आज तक। लेकिन हाँ, हाँ मैं बिल्कुल कमिट करना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से और इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से, कि मैं शॉपोहॉलिक हूँ और ये मेरी हम्म बुरी आदतों में से एक आदत है, और मैं वाकई इस लत में डूबा हुआ हूँ। मैं आज भी वैसे ही हूँ। और जी मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं रह नहीं पाता हूँ बिना शॉपिंग के। और कपड़े मैं ले आता हूँ ढेर सारे भर के। और तो मैं क्या करता था कि मैं कपड़े लाता था और ला करके सीधा घर में नहीं ले जाता था। तो घर से जी पहले एक वरामदा होता था, जहां पे बाहर एक हमारा ना ट्रंक रखा हुआ है, जहां पे बिस्तरे रखे जाते ठीक है। हैं और कुछ कुछ जी सामान है। तो वहां एक टब पड़ा हुआ है, रेड कलर का एक टब होता था, जिनमें कपड़े और ये सब कुछ कुछ पुराने रखे होते थे, मम्मी की ऊन का, शिकारी का कुछ सामान, ये सब रखा रहता था। तो मैं जैसे ही अंदर घुसता था, थैली बाहर फेंकता था और कपड़े जी। जो है वो जाकर के गट्ठा का गट्ठा ऐसे टब में डाल देता था, ताकि वो ऐसा लगे ये पुराना सामान है। और पकड़ में मैं इसलिए आ जाता था क्योंकि मेरी माँ को पता है कि काउंटेड इसके पास चीजें हैं, ये नई हाँ, चीज कुछ तो ये करी है इसने खुराफात। तो कई बार मैं बिल्कुल। पकड़ा गया हूँ और हाँ, शर्मिंदा भी होना पड़ा माँ के सामने, कि उसको ये हाँ, गुस्सा आता था कि तू पैसे बर्बाद क्यों करता है, तुझे जी पहनने होते नहीं कपड़े, तू फिर पैसे बर्बाद करता है, फिर एक बार पहनेगा फिर छोड़ देगा। लेकिन यकीन जानिएगा, मैं बर्बादी बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं अक्सर ये ख्याल रखता हूं कि जब भी मैं कोई कपड़ा लाता हूं, पहन लेता हूं, हम्म या अक्सर कई बार ऐसा भी होता है आपने ऐसे ही उठा लिया, वो आपको टाइट है, लूज है, तो मैं यारों दोस्तों में बांट देता हूं। जी या अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया है और कोई जरूरतमंद है, आसपास कोई जरूरतमंद दिख रहा है, तो मैं उसे दे देता हूं। और कई बार मैंने ऐसे किया और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि चलो यार, किसी के काम जरूर आ रहा है वो। और वाकई डांट क्या तो बड़ी खाई है, मैं आज तक खाता हूँ। अभी भी घर पे कोई पार्सल गलती से चला जाता है तो माँ का जी फोन आता है गुस्से में, उन एक ही हाँ भेजता है तू, फिर तू वही काम हाँ। लग गया है। तो बड़ी डांट डांट खाता हूँ, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। वो बहुत से लोग होते हैं जिनको मुनफरिद चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है। कोई मतलब सिक्के कलेक्ट करता है, कोई दूसरी चीजें, तस्वीरें कलेक्ट करता है पुरानी। जी आपके जी बारे जी में जी। भी एक शौक के बारे में मालूम हुआ कि आपको ओह, कौन? आपको बहुत बहुत। वाइन का कलेक्शन करने का शौक है। और कुछ बिल्कुल। दोस्तों ने तो यहाँ तक बताया कि कि जतिन भाई के जी। पास इतनी वाइन की बोतल्स हैं कि अगर एक साल लॉकडाउन लग जाए तो दोस्तों की पार्टी बराबर चलती रहेगी। अरे यार, हालांकि ये बात मैं लेकिन ठीक है जी, बिल्कुल है। और मैं कलेक्शन का ना, मुझे बचपन से बड़ा शौक है। तो जी बचपन में मैं, मेरे फेवरेट एक्टर हैं अक्षय कुमार साहब, तो मैं उनकी जी 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 फोटोज कलेक्ट करता था। और मेरे पास, जी। यकीन जानिएगा, आज भी मेरे पास करीबन 1 से 1.5 हजार उनकी कटिंग्स, अपने हाथ से काटी हुई फोटोज का कलेक्शन क्या है। बात है। और फिर मुझे शौक चढ़ा था ऑडियो कैसेट्स का। तो मेरे पास जी करीबन करीबन नहीं तो 250 से 300 ऑडियो कैसेट्स थी, जो मैंने खरीद के रिकॉर्डिंग करके जमा कर रखी थी। और क्या जो बात कि जब दौर निकल गया तो फिर वो सब मेरी ताई जी ने जो है उठा करके बेच दी एक दिन ऐसे ही। और मैं है। बड़ा गुस्से में आ गया कि यार, वो तो इतना धरोहर थी मेरी,
एक ऐसा हाँ हाँ। चीज थी जो खोनी नहीं चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, बट उन्होंने दे दी। ऐसे ही फिर एक दौर आया जब मैं आपको पता होगा ये अपना जो पूरा अपना जामा मस्जिद के पास जो अपना पूरा बाजार लगता है किताबों का, जी 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 जी। दरियागंज। तो दरियागंज, तो मैं जी दरियागंज जो है हर संडे जाया करता था, और जी किताबें कलेक्ट करने का शौक चढ़ा, और मैंने बेशुमार किताबें वहां पे जोड़ी। क्योंकि बहुत बहुत पुराना टेक्स्ट होता था लिटरेचर का, जो भी नाटक करते थे, कहानियां पढ़ने का शौक था, वेस्टर्न जी। राइटर्स, इंडियन राइटर्स, एशियन राइटर्स, तो बहुत सारी किताबें इकट्ठी किया करता था, वहां सस्ती भी मिलती थी। तो ऐसे कई शौक थे, और उनमें से अब का एक शौक है जिसमें मैं बिल्कुल वाइन और स्कॉच की बॉटल्स इकट्ठी करके मैंने रखी हुई है। और मैं पीता बहुत कम हूँ अमूमन, मतलब जी। ऐसा होता है कि जब तक दोस्त यार होंगे तभी मैं एंजॉय करता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा पीने का उतना रुझान नहीं है, बट हाँ मुझे शौक है, और उसी शौक में मैंने काफी इकट्ठी करके रखी हुई है बोतलें। और मैं बस इंतजार कर रहा हूँ ये सब कुछ जल्दी ठीक हो, तो एक अच्छा सा एक कैबिन बनवाऊंगा बॉटल्स के लिए, और फिर सबको दावत के लिए बुलाऊंगा कि आप सब आइए मेरे घर, और अच्छा खाना खाते हैं, और अच्छी स्कॉच की बॉटल पी जाएगी। क्या बात है। जी। आपने अभी अक्षय कुमार साहब का जिक्र किया कि आप उनके बड़े जी। मद्दाहों में हैं, बड़े फैन हैं उनके। तो हाँ जी, मुझे अक्षय कुमार आपकी के। रेड बुलेट है आपकी, जी जी वहां भी राउडी सरना जी जी आपने जी जी लिखवाया जी, हुआ है। जी। करेक्ट। तो तो राउडी जो है बुलेट अच्छा का नाम है। आप, हाँ राउडी सरना। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता था, आपके हाथ में फ्रैक्चर जो हुआ उसके पीछे भी कहीं ये कुछ अक्षय साहब से कुछ लिंक है इसका? नहीं नहीं नहीं, बट टचवुड मेरे जितने भी आज तक मैंने स्टंट्स करे हैं, सिर्फ जी फिल्मों में नहीं, उसके अलावा भी मैंने बड़े स्टंट्स करे हैं, और कभी चोटिल बहुत ज्यादा नहीं हुआ हूँ। कई बार हुआ हूँ, कुछ कुछ, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा इसी चक्कर में, और मगर ये मेरा फ्रैक्चर नहीं है, मेरा हाथ का थोड़ा सा वैसे ही है, वो नेचुरल है, वो ऊपर वाले ने एक वो दिया हुआ है मुझे, एक्स्ट्रा टैलेंट, अच्छा एक्स्ट्रा एक वो अच्छा। दिया हुआ है, बट उसका कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, मैं कई बार ऐसी खुराफाते करता रहा हूँ, और मुझे बड़ा शौक था, मैं करीबन 10-10 20-20 फीट के माले से मतलब कूद जाने का शौक था, उसमें कई बार पैरों में जी लगी है, बड़ा दर्द हुआ है। और छतें जी टापने का मुझे बड़ा शौक था, तो पहले क्या होता था ना, जो पहले के घर थे वो सब छतें जुड़ी हुई होती थी, तो मैं जी बहुत जी जी छतें टापता था। हमारे वहां बराबर में एक घर के सरकारी स्कूल था, तो उसकी टीन की जी छतें थी, तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता था, टीन की छत पे, टीन की छत से दूसरी टीन की छत पे, और लटकना, बहुत कुछ खुराफाते मैंने करी है। स्कूटर साइकिल पे स्टंट करना, स्कूटर उछाल देना एक टायर पे, ये सब बहुत जी। करा है। साइकिल पे स्किट लगाना, मोटरसाइकिल पे स्किट लगाना, तो हाँ ये सब उनको देख के मैं काफी मुतासिर रहा हूँ उनसे, तो मैंने करा है, लेकिन अभी बहुत सोच समझ के करता हूँ, तो अभी बहुत ज्यादा जी वैसा नहीं करता। जी जतिन भाई, आपने जो भी नाटक निर्देशित किए हैं, जिन नाटकों में अपना डायरेक्शन दिया है, चाहे वो जी गैंगस्टर सिमिति हो, हैमलेट का एडेप्शन हो, या फिर जी वीर जी जी अभिमन्यु हो, तो जी अगर मतलब इनमें से दो तो मैंने भी देखे हैं, जी तो मैंने महसूस किया कि हमेशा आपके निर्देशन में एक बड़ी स्टार कास्ट हुआ करती थी, बहुत सारे लोग। जी 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 मतलब जबकि हिंदी मतलब थिएटर में बिल्कुल पैसा नहीं है, लोग जी किस तरह रिहर्सल करते हैं, कितने मुश्किल हालात का सामना करना होता है रिहर्सल के वक्त, और उसको जी मंच पे आने तक क्या क्या होता है, उन सब से जी। आप लोगों के साथ बैठ के वाकफियत हुई है। तो क्या वजह थी कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेके आपने हमेशा बड़े नाटक किए? इसका जो बिल्कुल सही सच्चा और सीधा जो जवाब है वो ये है भाई कि अब मैंने ना मंडी हाउस में जब मैं बाहर आ गया, जब मैं खुद बाहर काम तलाश कर रहा था, तो मैंने जी पाया कि ना लोग वहां बहुत लिमिटेड कास्ट के साथ काम करते हैं। उसका रीजन ये है कि क्योंकि चाहे वो श्री राम सेंटर हो, चाहे वो कमानी हो ऑडिटोरियम हो, चाहे एलटीजी हो, 60 से 70 हजार रुपए में एक ऑडिटोरियम बुक करना, उसके बिल्कुल। बाद रिहर्सल स्पेस के करीबन 10 से 15 हजार रुपए देना 15 दिन के जी लिए, फिर एक्टर्स को पे करना, फिर चाय पानी का खर्चा, फिर प्रॉपर्टी, बिल्कुल कॉस्ट्यूम, सेट, तो इस एक नाटक को बनाने में करीबन करीबन 1.5-2 लाख रुपया लगता था, और हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट, ना ही हमारे पास पैसा था, ना ही हमारे पास कोई फाइनेंसर्स थे।
तो हम जी जितने भी आपस में यार दोस्त थे, विकास, मैं, आपके छोटे भाई कोकब साहब, और जी जितने भी हम लोग रहे, हम लोगों ने यही कोशिशें करी कि और उसका एक और जो कारण था बड़ी कास्ट का, वो ये भी था कि बाहर मैं बहुत सारे लोगों को देखता था, बहुत सारे नए एक्टर्स, लड़के लड़कियां जो दिशाहीन थे, जो आ गए हैं मंडी जी। हाउस में सुन के कि यहाँ कुछ होता है, लेकिन ना उनके पास एक्टिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पैसे हैं, ना उनके पास कोई ऐसा ग्रुप है जहां जाके वो रोज रियाज कर सकें, काम जी कर सकें, सीख सकें। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी है उन लोगों के प्रति कि मैं उनको अपने जी। साथ जोड़ूं। और क्योंकि बहुत सारा वक्त हम ऐसी बातें करने में गुजार दिया करते थे, तो जब भी मौका लगता था कि जी डेट हमें मिल गई है, श्रीराम सेंटर में परफॉर्म करना एक बड़ी बात है, तो बिल्कुल अगर बड़ी बात। डेट एक मिल जाती थी तो मुझे ये रहता था कि मैं ये जितने लोग हैं ना यहाँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ। जो भी हमारा ग्रुप है, मैं इन सबको काम पे लगा दूं। क्योंकि वो क्या बड़ी बात। आस आस के साथ देखते थे हाँ कि हाँ हाँ। चंदन भाई आप काम करेंगे, हमें जरूर अपने नाटक में लीजिए प्लीज, हमें एक रोल जी जी। दीजिए। और वो कुछ भी करने को तैयार थे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि नए नए लड़कों को, नए नए लड़कियों को कि आप आ जाओ, हम करेंगे, मैं रोल निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। तो ये थॉट रहा इन नाटकों को करने का, ताकि सारे काम पे लग जाए। तो जो क्या ऑन बात। स्टेज काम नहीं कर पा रहा था, नया लड़का था, तो वो पीछे बैक स्टेज कर रहा है, वो टिकट काउंटर पे है, वो प्रॉपर्टी लेने गया हुआ है, वो क्या कॉस्ट्यूम कर बात। रहा है या कर रही है, कोई मेकअप कर रहा है। तो ये सारे इस वजह से जो है नाटक किए गए हैं। और हमसे, आप तो गवाह भी रहे हैं, आपने कई नाटकों को हमारे नाटकों को अंजाम दिया है, उनको स्टेज तक, मंच तक लाने के लिए विकास बाहरी का, जो मेरा बड़ा खास यार है, उसका बड़ा सहयोग रहा है। जी और जी बिल्कुल। कोकब कोकब ने बड़ी जान लगा के, कोकब के साथ तो बकायदा ये किस्सा रहता ही था कि नाटक हम करते थे पूरी जान लगा करके, और बिल्कुल समझ लीजिए कि 1,000 रुपए नुकसान में हमने नाटक खत्म किया है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया लग गया नाटक में, तो कुछ 1,000 रुपए कम में हम बचे हैं। अब बताइए। करें क्या? तो गुस्सा आता था कि यार हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पैसे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं कमा पाए। तो गुस्से में मैं बड़ा हम्म। फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो कुकअप को मैं डांट दिया करता था कि भैया तू मेरे पास आइयो मत, अब कोई भी नाटक वाटक लेके, नाटक बंद, कोई नाटक नहीं होगा, कोई रिहर्सल नहीं होगी, भाग जाओ सब। फिर 2 दिन जी। बाद कोकब शरारती है, कोकब आता था, बोलता था जतिन भाई ऐसा है कि एक तारीख मिल रही है, श्री राम सेंटर की, हाँ कहें तो बुक कर लूं। तो फिर मैं, हाँ वो मेरा चेहरा देखता था कि अब ये बोलेंगे, ये फिसल जाएंगे, ये बोल देंगे हाँ हाँ बुक हाँ कर ले, करेंगे नाटक। हाँ और वही होता था। हाँ। तो इस तरह से कई नाटकों को अंजाम दिया, चाहे क्या वो बात। गैंगस्टर समिति हो, चाहे वो हेमलेट हो, चाहे वो वीर अभिमन्यु हो। तो ये एक बड़ा कारण था बड़े सारे लोगों को लेके अच्छा, मंच पे इसका उतरने का। इसका ये जो आपने बताया, इसका रीजन के बहुत सारे नए लोगों को मौका देने की एक वजह रही, इसके जी पीछे कहीं ना कहीं जहां तक मैं सोचता हूँ, आपकी अपनी शुरुआत की यादें जो हैं वो भी आपको ये महसूस कराती होंगी कि कितनी परेशानी से लोग आगे बढ़ते हैं। आपका एक शुरुआती दौर में अजनबी नाम से एक प्ले आपने किया था, बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन कामू का प्ले 15 था। साल पहले। हाँ, और जिसका नहीं शेड्यूल चेंज हो गया। हाँ हाँ हाँ, करीबन करीबन इतने होंगे, हाँ। हाँ, जिसका 15 शेड्यूल नहीं, चेंज हो गया 10, था। 8 से 9 साल के आसपास। हाँ, और जिसका हाँ शेड्यूल चेंज हो गया अचानक, आपकी सारी तैयारी हो चुकी थी, और फिर जिसने वो स्पेस दिया था उसने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, और आप सब लोग जी खड़े रह गए थे। तो जी जी जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो यादगारें हैं, ये तकलीफ दे यादें हैं आपके साथ, तो आपको महसूस होता होगा कि नए लोगों को इस तरह की परेशानियों का, इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, मैं हमेशा ये चाहता था कि लोग, आप अपने बॉस खुद बने। जी मुझे जी ये जी। रियलाइज हो गया था बहुत पहले कि मेरे लिए आने वाला नहीं है कोई, कोई काम लेके आने वाला नहीं है, कोई ये आके बोलने वाला नहीं है आजा तुझे मैं हीरो जी। बनाता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से और बहुत पहले समझ में आ चुका था। और मैं यही कारण था कि मैंने विकास और हमने बड़ी मुश्किलों में जब नाटक और ये कंपनी शुरू कर दी, प्रिज्म बिल्कुल। थिएटर सोसाइटी, वो इसीलिए करी थी कि हमें किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम खुद ही काम करें। तो कोई भी ऐसा मौका आता था जहां पे हम लोगों को जोड़ पाते थे, लोग बिना किसी फायदे के वहां आते थे। सिर्फ ये होता था कि समय बिताने को मिलेगा एक साथ, अच्छे से चीजें करेंगे, सीखेंगे और एक्टिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो यही क्या कारण था कि मैं चाहता था कि लोग ये समझें
कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। हमें अगर कुछ पाना है तो हमें खुद ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कारण था। अच्छा जतिन भाई, ये तो हम सब जानते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो बहुत हसास होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, जी और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोहब्बत जो है वो किसी भी फन में निखार पैदा करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो इतनी खूबसूरत अदाकारी करते हैं, इतनी शानदार अभिनय आप करते हैं, तो इसके पीछे कोई खूबसूरत इंस्पिरेशन भी है क्या? आह, काश 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 होती। मतलब मेरा पैशन है। मैं बिल्कुल, जी। मैं मतलब इसको वैसे नहीं, मतलब इसको एरोगेंस में नहीं ले रहा हूँ। बहुत से जी। लोग आए, बहुत से खूबसूरत लोग आए, और खूबसूरत लोगों से मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। खूबसूरत जी। इंस्पिरेशन से मैं आपका बिल्कुल मतलब समझ गया हूँ। दौर रहे, और हर दौर में कई लोग आए जिन्होंने, जिनके साथ मोहब्बत हुई, जिनके साथ प्यार परवास चढ़ा। और जी। लेकिन चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे एंड पे कि वो पूरी हो नहीं पाई। जहां मैं यूं कहूं कि मेरे पैशन ने या मेरे पागलपन ने ना हमेशा मुझे उससे पीछे करने की कोशिश करी। मुझे हमेशा ऐसा जी। लगता रहा कि कहीं मैं उस जगह पे जाके फंस ना जाऊं। मतलब जहां हम्म। मुझे दिल की सुननी चाहिए थी, मैंने हमेशा दिमाग की सुनी, दिमाग जिसकी की वजह से सुन। मैंने कई बार नाकाम रहा मोहब्बत में। मुझे बिल्कुल उसका अफसोस भी होता रहा गाहे बगाहे। लेकिन हाँ, जी। उन लोग उन सभी अनुभवों से मैंने बड़ा सीखा, और जी। उन्हें अपने साथ सहेज के रखा, समझ के उसको मैं आगे बढ़ता रहा अपने जीवन में। और मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूं उन सभी खूबसूरत लोगों का जिन्होंने मुझे अपना वक्त दिया, क्या मुझे बात। समझा, मुझे जाना, मुझे झेला। और बट होता है, कभी चीजें बनती हैं, कभी नहीं बन पाती हैं। तो जी मुझे जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। भी तलाश है उसे खूबसूरत इंसान की, जिसके साथ जुड़ के मैं फाइनली अब जो अपनी दूसरी इनिंग्स जो शुरू करना जो है वो चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे बड़ी वो है कि जी। मोहब्बत का अपना एक रंग है, मोहब्बत अपने आप में एक बड़ी बिल्कुल कमाल की चीज है। और मैं हमेशा बिल्कुल। उसके लिए उसकी तलाश में रहा हूं और तरसा हूं। मैं चाहता जी। हूं कि मैं उसमें मतलब डूबूं, उसमें खोऊं, उसे पाऊं, उसे जानूं, उसे समझूं। उससे एक नया आयाम पैदा होगा जिसके अनुभव से मैं और नई चीजें करूंगा बिल्कुल अपने बिल्कुल। आने वाले कल में। तो बिल्कुल मुझे तलाश है, और तलाश जारी है। और बाकी अगर वो खूबसूरत लोग इस वीडियो लाइव को देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे जीवन में होने के लिए। हम भी दुआ करते हैं कि तलाश जल्द मुकम्मल हो। अच्छा जी जतिन भाई, फिल्म इंडस्ट्री में एनएसडी और एफटीआई ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है। जी अगर आप इन इंस्टीट्यूशन से फारिग हैं तो आपको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, आपको एक प्रिविलेज मिल जाता है कि आप एनएसडी से या एफटीआई से आए हुए हैं। जी जी लेकिन जो लोग इन इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता नहीं हो सके किसी वजह से, तो जी उन लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्लेटफॉर्म हासिल कर लेना या अपनी एक पहचान बना लेना कितना मुश्किल होता है ये सब? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बड़ी जरूरी जो हमें जाननी है, जो समझनी है, वो ये है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ये एक बात है। वो टैलेंट जब आपको समझ में आता है तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए तालीम हासिल करना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल और वो बिल्कुल। तालीम इन इंस्टीट्यूट्स के अलावा कहीं पर भी आ, मिल नहीं सकती है। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको ना पूरा एक डायरेक्शन देता है, जी। स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो एक प्रिविलेज तो नहीं, मगर हाँ ये जरूर कहूंगा कि जरूरत है, वो एक नेसेसिटी है कि आप जी। अगर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ पाते हैं, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे साथी जी। मिलते हैं, तो आप बहुत कमाल कर सकते हैं। क्योंकि टैलेंट जी। है, लेकिन टैलेंट को ना पॉलिश करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे, हीरा एक बिल्कुल पत्थर की शक्ल में होता है, मिश्री की शक्ल में होता है। उसको बिल्कुल। बड़ा बिल्कुल। काट कर, तराश कर उसको बनाया जाता है, फिर उसमें से कई बहुत सारे
कट क्लैरिटी वाले निकल आते हैं डायमंड, और कई नहीं निकल पाते हैं। असल में मैं 1 मिनट में जी ये चाहता हूं कि मैं ना इसको, आप लाइन पे रहिएगा, मैं इसको जरा वाईफाई पे ले लेता हूं, क्योंकि ये 4G जी पे चल रहा बेहतर, है और शायद ये साथ छोड़ देगा मेरा। बिल्कुल बेहतर है। अ, इस दौरान आपके जहन में कोई सवालात जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपके जहन में कोई सवाल हो जतिन भाई को लेके, जतिन सरना साहब को लेके, उनके करियर से मुताल्लिक, उनकी एक्टिंग से मुताल्लिक, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कुछ ही लम्हों के तवक्कुफ के बाद जतिन भाई वापस आ रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। अ, नहीं, मैं गजल नहीं सिखाता हूँ मोहन, मैं शायरी करता हूँ, अदब से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो जतिन भाई की वापसी हो तो मैं शाहीन अब्बास साहब के 2 3 शेर आपको सुना देता हूँ कि जमी का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, जमी का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, मैं देखता हुआ पत्थर दिखाई देने लगा, वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, चला गया तो बराबर दिखाई देने लगा, वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा। आ, मैं आपकी गैर मौजूदगी में मैं एक शेर सुना रहा था शाहीन बहुत, अब्बास साहब का बिल्कुल कि बिल्कुल वो बिल्कुल। वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, वो इस जी, तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत जी। खूबसूरत, बहुत तो खूबसूरत। मैं जतिन भाई यहाँ, माफी चाहता जी, हूँ, हाँ। कोई कोई मसला नहीं है। जी जब जाहिर है हम जुड़े हुए थे, शायरी पर बात कर रहे थे, जी शेर सुना रहे थे, तो जी मुझे ख्याल आया क्यों ना एक सवाल पूछा जाए इसी से मुताल्लिक। जी। तो आपके नजदीक कितना जरूरी है अपने दौर के अदब या साहित्य को जानना? 80s में जब बाबा कारन साहब एनएसडी के डायरेक्टर थे, जी तो उन्होंने फैज साहब को स्पेशल इनविटेशन पे पाकिस्तान से बुलाया था ताकि हम्म, वो एनएसडी के स्टूडेंट्स को साहित्य, अदब या फिलॉसफी की क्लासेस दे सकें। जी लेकिन अभी मौजूदा वक्त में ये देखने में आता है कि एक गैप पैदा हो गया है। एक थिएटर आर्टिस्ट जो है वो एक शायर को नहीं जानता है, एक शायर जो है वो थिएटर आर्टिस्ट को नहीं जानता है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानें? कौन इस वक्त कंटेम्प्रेरी तौर पे देखा जाए तो कौन बेहतर शायरी कर रहा है, किसकी शायरी को पढ़ा जाना चाहिए, या जो भी थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, क्या इसकी जरूरत महसूस नहीं होती कि जिस किरदार को वो जीने के लिए मंच पर जा रहे हैं उसके बारे में पहले वो जाने कि ये बहुत किसने लिखा है? बहुत ज्यादा है। मुझे 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 ये लगता है ना कि जब से हम, हमारा बहुत सारा वक्त जब से इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गुजरने लगा है, हमने अपना बहुत सा वक्त बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमें ये लगता है कि इंस्टेंट चीज है, ये अभी नहीं भी देखूंगा तो बाद में सेव करके रख लूंगा, बाद में देख लूंगा।
तो हमारा जी जो आपसी सामने आमने बैठकर जो एक बातों का दौर होता था ना, वो खत्म हो गया। और जी उसकी वजह से एक गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आया है। क्रॉस कल्चर जो एक्टिविटीज थी वो खत्म हो गई हैं, और हम बड़े एक एक तरह की चीज में फंस के रह गए हैं, और कल्चर को तो हम बहुत ज्यादा भूल गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कमर्शियल हो गई हैं। और जब वो चीजें कमर्शियल हो जाती हैं तो उसका एक जो रस होता है ना, जैसे अब हमें लगता है कि थिएटर अब रहा ही नहीं है। जो बचा कुचा था वो थिएटर मालिकों ने खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि कुछ भी होना बिल्कुल जो है नामुमकिन सा हो गया। और फिर कुछ सरकार की जो दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत कम उनकी वो रही, उसके अंदर जी शिरकत। बहुत ले दे के थोड़े से कुछ कुछ वो होने लगे फेस्टिवल्स, बाकी सब बंद हो गए, और बिल्कुल लोगों का रुझान खत्म हो गया। और बहुत जरूरी है, जबकि ये कि ये जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ हमारे आपके लिए जो इस फील्ड से उनके लिए नहीं, लोगों के लिए। लोगों बिल्कुल को ये समझना, लोगों के लिए नई बात क्या हो रही है, कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो चाहते हैं देखना। लेकिन अभी क्या है ना, सबकी जिंदगियां इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि वो रोजी रोटी में फंस के रह गए हैं हम सब। बिल्कुल हमने अपने अंदर से कल्चर के नाम पे सब हटा दिया है। एक संडे का दिन मुकर्रर कर लिया है जिसमें बस जो थोड़ी बहुत चीजें करनी होती है वो हम करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं खुद अपने आप को बड़ा काहिल समझता हूँ इस मामले में, कि मैं कुछ नया पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं नए लोगों से मिल नहीं रहा हूँ जिनसे मुझे बैठ के बात करनी चाहिए, चाहे वो कोई नई किताब उन्होंने लिखी हो, नए राइटर्स के साथ, या जिन्होंने नए शेर लिखे हों। कई चीजें ऐसी मैं सोचता हूँ कि हो, मगर वो नहीं हो पाती हैं। और मैं बड़ा अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ, मतलब कई बार आप लोगों के बीच में जब बैठा हूँ और मैंने जब देखा है कि शेर के ऊपर शेर जब आप लोग जिस खूबसूरती से उसको बोलते हैं, तो मैं बड़ा अपने आप को एक नालायक सा आदमी महसूस करता हूँ कि भाई कहाँ फंस गया मैं। नहीं, फिर भी आपको आपको देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आप अदब से वाबस्ता नहीं है। आप तो मुख्तलिफ लोगों से जुड़े रहते हैं और अच्छी शायरी पसंद करते हैं। इवन मैं तहजीब भाई से बात कर रहा था आज, जी जी जी। तो वो आपका जिक्र कर रहे थे, आप उनका जिक्र करते हैं। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों तक तो अभी अदब जो है थिएटर में जो है बचा हुआ है। जी 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 जी। जी जी। सॉरी, मैं आपकी लास्ट बात भूल गया, सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा था कि कम से कम आपको लेकर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अदब या साहित्य, लिटरेचर या डिफरेंट आर्ट फॉर्म से जी वाबस्ता नहीं रहे। आपने हमेशा नई चीजें सीखने की, नई चीजों को समझने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल। शोरा के साथ आप उठते बैठते रहते हैं। जी तहजीब भाई से भी मेरी आज बात हो रही थी इसी जी बारे में, जी तो जी वो भी जिक्र कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी शायद आप जैसे लोगों को, कम से कम जो नए लोग थिएटर में आ रहे हैं या आ चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ ये पैगाम जरूर पहुंचाना चाहिए कि वो अदब, साहित्य या फिलोसफी या और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को लेके अपना जो रुझान जो है, अपनी जो कोशिशें हैं, शौक पैदा करें अपने अंदर। मैं बिल्कुल हर एक नए उस खिलाड़ी से यही बात कहता हूँ, उस अदाकार से मैं यही बात कहता हूँ, उस इंसान से, कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं भी पहले ऐसे था, मैं नहीं पढ़ता था, जानकारी नहीं रखता था, फिर मुझे समझ में आया कि ये हल नहीं है, क्योंकि फिर बिल्कुल मेरी मेरी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। मैंने नहीं बिल्कुल। पढ़ा, मैंने नहीं जाना, तो फिर सब वेस्ट है। तो इसलिए मैं शायद, और क्योंकि आपकी कंपनी उसमें बड़ा काम आती है, आप जिनके साथ जी उठते बैठते हैं, जिनके दोस्त हैं आप, तो बड़ा, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर मैं 3-4 लोगों का आपके हवाले से जिक्र करूं, तो उसमें विकास, अंकित, कोकब, और जी ये दीगर लोग 2-3 आ जाते हैं तो ये पूरा माहौल लूट लेते हैं। समझ पहले बनाते बिल्कुल। हम जैसे लड़कों को, गिटार वाले लड़कों से बड़ा खौफ रहता था कि वो आके जी बैठ गया तो वो गाना गा देगा, तो बची कुची महफिल ये लूट के ले जाएगा, हम कितनी देर तक एक्टिंग करेंगे ना। तो उन लड़कों से बचने के लिए मैंने गाने का शौक पैदा किया और मैं फिर गाने लगा, तो जी उससे हुआ। अब शेर वाला जो खेल है, ये बड़ा मुझे पेचीदा लगता है, क्योंकि मुझे याद बड़ा करना पड़ता है। कई बार ऐसा महसूस करता हूँ, अरे यार ये फिर ये लोग माहौल लूट के ले जाते हैं, ये एक के ऊपर एक शेर दागते रहते हैं और रात भर इनकी शायरी चलती रहती है। लेकिन बड़ा अच्छा जी लगता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो इस चीज को जिंदा रखे हैं, और मैं चाहता हूं जी कि
आगे आने वाले लोग भी जितना हो सके पढ़ें, जितना हो सके इंशाल्लाह। नए लोगों से बात करें। बहुत अच्छी आपने बात, जी हिंदुस्तान हमारे भारत के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा जतिन भाई, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि अभी जी 83 बिल्कुल तैयार थी, लेकिन इस जी पैंडेमिक की वजह से, इस खराब हालात की वजह से जी इतनी बड़ी मूवी अभी होल्ड पे है, अभी जी रिलीज नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए मतलब जो भी आपके मद्दा हैं, चाहे हम हों चाहे दूसरे लोग हों, उसका बेसब्री से इंतजार है। इसके जी अलावा भी आपकी मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काम जिन पे चल रहा है। जी तो क्या ही अच्छा होगा कुछ कुछ चीजों के बारे में हमें मालूम हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 83 का तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, और यकीन जानिएगा कि सिर्फ पब्लिक को जितना इंतजार है उससे कहीं ज्यादा मुझे भी इंतजार है उस फिल्म को देखने का। इस लिहाज से नहीं कि मैंने उसमें काम किया है, बल्कि इस लिहाज से कि मैं देखना चाहता हूं कि वो हिस्टोरिकल इवेंट जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो जब जी जी हमारे जी सामने, जब हमने उस पर इतनी मेहनत करी है, कबीर खान सर ने उसे क्या डायरेक्ट किया है, किस खूबसूरती से, और बाकी के जो अदाकार है उसमें जिनकी एक्टिंग देखने को हमें मिलेगी, उसके लिए मैं भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और उसके साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू होने वाले थे, मगर पेंडेमिक दोबारा क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो वो सब आगे बढ़ गए हैं। तो उसमें से नेटफ्लिक्स की कुछ एक सीरीज हैं और कुछ एक फिल्म्स हैं जो मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं। और बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्दी से सब सही वसालिब हो जाए, सब अपने अपने सेहतमंद हो जाएं, सबको वैक्सीनेशन हो जाए, इस बीमारी से जी हमें निजात मिले तो सब काम पर वापस इंशाल्लाह। लौटे। क्योंकि बहुत अरसा हो गया, करीबन 1 साल हो गया है, वो खुलकर अभिनय नहीं कर पाया हूं। और आजकल जब लोगों को, दूसरों को उनका काम देखता हूँ, बेहतर काम देखता हूँ, तो एक खलबली सी हमेशा रहती है दिल में कि कब एक और नया किरदार, एक और नई बात कहने के लिए मैं लोगों के सामने आऊंगा, जिससे फिर से उनके सामने एकदम जिंदा हो जाऊंगा और वो फिर से कहेंगे कि कमाल हो यार तुम तो वाकई। तो बस वही सब जद्दोजहद जी चल रही है। जतिन भाई, कोई ऐसा किरदार जिसको निभाना आपका ख्वाब हो। आह, वैसे तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ, मगर कोई ऐसा मुसलसल एक पर्टिकुलर कोई ऐसा एक कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं हर तरह का रोल करना चाहता हूँ, और मुझे नवाज भाई से बड़ा रश्क होता है कि उन्होंने जी बहुत सारे किरदार उन्होंने कर लिए, तो मुझे बड़ा वो रहता है कि यार कुछ तो छोड़ो ना भाई, आप मंटो भी करोगे, हाँ आप जी माझी भी करोगे, आप फिर लगे जी हाथ बाला साहब ठाकरे जी का भी रोल कर लिया आपने। तो जी मुझे उनको 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 देख के बड़ा रश्क होता है कि यार थोड़ा सा एक आधा कोई छोड़ो हमारे लिए। मगर हाँ, मैं रतन टाटा साहब का अच्छा। जरूर किरदार या उनकी बायोपिक बने तो मैं करना चाहूंगा। क्या बात। वो मुझे बड़े मुतासिर होता हूं मैं उनसे। और जॉन जी इलिया साहब का क्या बात। कैरेक्टर जरूर, मगर अगर मुझे मौका मिले तो मैं करना चाहूंगा उनकी बायोपिक अगर बने। मेरे पास ये मौका था, को कब नहीं मुझे एक दिन एक दफा कहा था कि आप ये किरदार करें, मगर यकीन जानिएगा मेरी सिर्फ उतनी ही प्रॉब्लम है कि मैं बस शेर याद नहीं कर पाता हूँ। हाँ मतलब याद कोई करने पे कोई आऊंगा तो कोई शेर जरूर। तो याद होगा जितिन भाई जॉन साहब का। अरे बड़ा खूबसूरत शेर है उनका। मैं देखा फंस गया, मैं यहीं पर फंस जाता हूँ। बड़ा खूबसूरत शेर है, और मैं अक्सर वो एक शेर मैंने अपने लिए रखा हुआ है, और यही सब मुझे बड़ा रेफर करके बोलते हैं कि वो पता नहीं। एक शेर तो मैं आपको सुना देता हूँ, वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा किसका है। कि फिराया इस शहर में तन्हा, खुदा किसी को नहीं, हम्म। फिराया शहर में तन्हा, खुदा किसी को नहीं, या तो जुनू सब में चाहिए या फिर किसी को नहीं। तो क्या बात। ये एक शेर है जो विकास काफी मुझे वो करता है, सुनाया बेशतर करती। जी मेरे लिए बोलता है। अब बाकी जी जॉन इलिया साहब का यार एक शेर है बड़ा खूबसूरत, मेरे को अभी याद आ गया तो मैं जरूर बीच में चिपका दूंगा। मगर एक मैंने बड़ा जी पक्का अपने लिए याद करके रखा हुआ था उनका शेर, तो मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ उनके, उनका जो परफॉर्मेंस होता है ना, जी 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 शेर शेर मतलब जब वो इस तरह की महफिल में बैठकर जब शेर करते हैं, जब वो जिस तरह से सभी को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी बिल्कुल बिल्कुल। शेर व शायरी में, तो मुझे बड़ा, मैं उनसे मुतासिर होता हूँ इसमें।
इस बात से। तो ये कुछ एक रोल है जो मैं करना चाहूंगा, मौका मिलेगा तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हम दुआ करेंगे कि आपकी तमाम तर जो ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाब आपने देखे हैं, उन ख्वाबों की तकमील जो है वो जल्द अज जल्द सामने आए, और हम जी जतिन सरना को इसी तरह आगे बढ़ते हुए, इसी तरह कामयाब होते हुए, बुलंदियों के नए आसमान छूते हुए देखते रहें। बहुत बहुत ये शुक्रिया। हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी दुआ भी है। और आप जितने कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है। क्या बात। बिल्कुल, आपने इतना मसरूफ तरीन औकात से जो वक्त हमारे लिए निकाला, अपने ऑडियंस के लिए, हमारे अपने चाहने वालों के लिए, वो वाकई मतलब वो एहसान बेबदल है। शुक्रिया अजहर भाई, शुक्रिया जी आपका कि जी आपने मुझे इस काबिल भी समझा कि मैं जी। आपके साथ ये गुफ्तगू कर सकूं। और आगे आगे लगे हाथ में आपके सभी व्यूवर्स को, हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार और थैंक्स कहना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल कर इस लाइव को सुनने आए, और सबका जी प्यार मुझे मिल रहा है। नीचे आप सभी कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, प्यार बांटिए, मदद कीजिए जो हो सके जिसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। अदर भाई, थैंक यू जतिन। मैं भूल गया, लेकिन आप एक जॉन इलिया साहब के शेर के बिना तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, तो आप जरा प्लीज एक नजर कर दें, जरा एक शेर। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबो ख्याल, ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबो ख्याल, मताए जहाँ है तेरे कौल और कसम की तरह, गुज़िश्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखे थे, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत और खूबसूरत। उनका दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो बहुत शुक्रिया जतिन भाई। नहीं 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 नहीं, याद आ आ गया, गया याद आ गया। एक मिनट दीजिए, बिल्कुल मुझे याद है। अब आया मजा। जी जी जी। वो जो ना आने वाला है ना, हाँ, वो जो ना आने वाला है ना, हमें उनसे मतलब था, जो क्या आते बात, हैं आते होंगे। क्या बात है, क्या अगर मैंने सही 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 बोला कि नहीं, ये बताइए। जी जी थोड़ा सा जी, सही इधर बोल। उधर होगा, मगर है यही। तो जी जी। इसी बहाने जॉन एलिया साहब को याद किया, अमरोहा के वो थे और काफी जिक्र करते थे वो। बाकी बिल्कुल मेरी बिल्कुल। टीम के बहुत सारे खिलाड़ी इस कन्वर्सेशन में आए हैं। साहिल खट्टर आके निकल गए, चिराग पाटिल, साकिब जी, सलीम, सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी हैं 83 के, और सभी कमाल के दोस्त, खूबसूरत इंसान और क्या बात है। टैलेंटेड लोग हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया फिल्म में। और सभी व्यूवर्स, थैंक यू सो मच अजहर भाई। अब मैं यकीन बहुत जानिएगा शुक्रिया, बड़ी चैन से सांस नायत। ले पाऊंगा कि मैंने मुझे याद आ गया और मैंने अपना शेर कह दिया। मैं नलायकी से जरा सा बच गया बस। जतिन भाई, ढेर सारी मोहब्बत आपके लिए, बहुत शुक्रिया, सारा बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, शुक्रिया, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। टेक केयर। आदाब।